हेलो एवरीवन, दिस इज कनुप्रिया एंड वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि जो एटम्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर्स को जानने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स और डिफरेंट थ्योरीज को प्रपोज किया था। डिफरेंट साइंटिस्ट ने बताया था कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होगा और उनके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे जिन्हें हमने जाना था। प्रीवियस क्लास में हमने थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के बारे में जाना था। आज के क्लास में हमें रुदरफोर्ड के द्वारा जो एटम का मॉडल उन्होंने प्रपोज किया था वो हम जानने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रुदरफोर्ड ने क्या थ्योरी दिया था इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, देन हम लोग उसके एक्सपेरिमेंट की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहला जो बताया है, अर्नेस्ट रुदरफोर्ड वाज इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड विद इन एन एटम। यानी कि जो अर्नेस्ट रुदरफोर्ड थे, जो एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया था, वो जानना चाहते थे कि जो हमारा एटम होता है, एटम में जो हमारे डिफरेंट जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो किस तरह से अरेंज है। जैसा कि थॉमसन ने बताया था कि एक एटम के अंदर डिफरेंट जो उसके इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होते हैं, पूरे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दिया था वाटरमेलन का। वाटरमेलन के रेड पार्ट में जो उसके बीज होंगे यानी कि जो सीड्स होंगे वो जिस तरह से फैले हुए होते हैं, वैसे ही एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स फैले हुए होते हैं। तो रुदरफोर्ड उसी को जानना चाहते थे, बट बाय एन एक्सपेरिमेंट। वो ऐसे ही किसी चीज को इमेजिन नहीं करना चाहते थे। Clear? Rutherford designed an experiment for this. In this experiment, fast-moving alpha particles were made to fall on a thin gold foil. उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया, एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया जिसमें कि उन्होंने क्या किया, एक थिन आपका गोल्ड फॉइल लिया उन्होंने। जैसे कि हम लोग खाना को स्टोर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम फॉइल, उसी तरह से उन्होंने गोल्ड का फॉइल लिया जो कि बहुत ही पतला था। उसमें उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स को उन्होंने उसमें फॉल कराया, यानी कि जो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स को उन्होंने इसमें हिट कराया। ये था उनका एक्सपेरिमेंट। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट को करने के बाद उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस देखी। वो ऑब्जर्वेशंस क्या थी, पहले तो उन्होंने क्यों सेलेक्ट किया एक गोल्ड फॉइल को, ये जान लेते हैं। उन्होंने सिल्वर फॉइल क्यों नहीं यूज़ किया या किसी और मेटल का फॉइल क्यों नहीं यूज़ किया, एल्यूमिनियम फॉइल क्यों नहीं यूज़ किया। ही सेलेक्टेड अ गोल्ड फॉइल बिकॉज ही वॉन्टेड एज थिन एज पॉसिबल। यानी कि वो उन्होंने गोल्ड फॉइल इसलिए चूज किया क्योंकि वो चाहते थे जो आपका गोल्ड फॉइल होगा वो बहुत ही पतला होना चाहिए, जितना पॉसिबल हो सके सबसे पतला होना चाहिए। दिस गोल्ड फॉइल वाज अबाउट 1000 एटम्स थिक। हम जानते हैं कि जो सबसे पतला जो आपका हो सकता है फॉइल वो गोल्ड का होता है। गोल्ड बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, वो मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी को शो करता है। मेलिएबिलिटी का मतलब थिन शीट में कन्वर्ट होने की जो प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की। तो जो आपका गोल्ड है वो बहुत ही पतला हो सकता है। तो ये जो गोल्ड फॉइल होगा ये कितने 1000 एटम थिक है, यानी कि ये जो उसकी थिकनेस है, यानी कि अगर हम इसे देखेंगे कितना पतला है वो, उसमें सिर्फ 1000 एटम्स ही होंगे। यानी कि यहाँ पे 1000 एटम्स इस तरह से आपके मिल के इतना पतला वो आपका गोल्ड फॉइल हो गया, यानी कि बहुत पतला है। क्लियर? सेकेंड पॉइंट में बोला गया है अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज हीलियम आयंस। ये जो अल्फा पार्टिकल्स है ये क्या है, डबली चार्ज, यानी कि डबल्ड चार्ज हीलियम आयंस है। क्लियर? इसको हम लोग क्या करेंगे, उसमें आपका फॉल कराएंगे। सिंस दे आर अ मास ऑफ 4u, द फास्टेस्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल हैव अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये बहुत ही फास्ट मूविंग है, इसीलिए इनमें बहुत ही ज़्यादा इनके अंदर एनर्जी। हम जानते हैं कि जो भी बहुत ज़्यादा फास्ट मूव कर सकता है उसमें बहुत सारी एनर्जी होती है, तभी वो मूव कर पाता है। And the last point says it was expected that alpha particles would be deflected by the subatomic particle in the gold atom. ये एक्सपेक्ट किया गया था कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स होंगे ये क्या होंगे, उस गोल्ड फॉइल में प्रेजेंट जो आपके एटम्स होंगे उससे टकरा के ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये आपका रिफ्लेक्ट होगा, ये उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। अब ये हुआ कि नहीं हम लोग आगे जानेंगे। सिंस द अल्फा पार्टिकल्स वेर मच हैवियर देन द फोटोन ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी लार्ज डिफ्लेक्शन। ये जो आपके अल्फा पार्टिकल्स है ये बहुत ही ज़्यादा हैवी है, यानी कि फोटोन्स यानी कि
जो आपके एटम्स के अंदर जो प्रेजेंट जो एलिमेंट्स हैं उनके कंपैरिजन में ये बहुत ही ज़्यादा हैवी है आपका अल्फा पार्टिकल्स, इसलिए उन्होंने ये नहीं सोचा था कि जो डिफ्लेक्शन होगा बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि ये जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, कम होगा उन्होंने सोचा लाइक 10 डिग्री या 15 डिग्री या 20 डिग्रीज उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। अब एक्सपेरिमेंट के एंड में क्या हुआ ये हम लोग डिस्कस। इस एक्सपेरिमेंट के एंड में उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस देखी, वो ऑब्जर्वेशंस क्या है, पहले तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में पिक्चर को देख लेते हैं। ये आप लोग कंसिडर कर सकते हो एक गोल्ड फॉयल है, ये आपके गोल्ड एटम्स है, ये इस तरह से एटम्स जो होंगे वो उसमें आपके अरेंज होंगे। ये एटम्स कितना बोला गया है, 1000 एटम्स थिक बोला गया है, यानी कि 1000 एटम्स यहाँ पे इस तरह से अरेंज्ड होंगे। ये जो है अल्फा पार्टिकल्स जो है वो पास हो रहे हैं, यानी कि उसमें हम लोग ने क्या किया, फॉल कराया उस गोल्ड फॉयल में। आप देख सकते हैं कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है वो डायरेक्टली पास हो जा रहे हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है वो स्मॉल डिग्रीज में आपका रिफ्लेक्ट हो रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो होंगे वो एकदम उसके सीधे से जैसे वो रिफ्लेक्ट करेंगे उसी एंगल में डायरेक्टली डिफ्लेक्ट वो हो जाएंगे, यानी कि 180 डिग्री में उनका रिफ्लेक्शन या डिफ्लेक्शन हो रहा है। ऑब्जर्वेशंस देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द गोल्ड फॉयल, जैसे कि बताया मैंने कि वो डायरेक्टली पास हो जाएंगे। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉयल बाय स्मॉल एंगल्स, छोटे एंगल्स में डिफ्लेक्ट होंगे। सरप्राइजिंगली 1 आउट ऑफ द एवरी 12,000 पार्टिकल्स अपीयर टू रीबाउंड, यानी कि रीबाउंड का मतलब होता है अगर ये आपका एक एटम है, इसके अगर न्यूक्लियस से वो टकराएगा, यानी कि ये आपका इस तरह से आया, आपका एंगल ऑफ आपका रिफ्लेक्शन जो होने के लिए आपका इंसिडेंट रे होगा और ये वापस भी इसी एंगल पे जाएगा, यानी कि 180 डिग्री के एंगल से वो रिफ्लेक्ट होगा और रीबाउंड होगा। वो कोई भी दूसरा एंगल नहीं बनाएगा, वो जिस एंगल से आया था उसी एंगल पे रीबाउंड हो जाएगा। In the word of Rutherford, this result was almost as incredible as if you fire a 15-inch shell at a piece of tissue paper and it comes back and hit you। इसका मतलब ये है कि उन्होंने एक एग्जाम्पल उनके वर्ड में बताया था कि अगर हम एक टिश्यू पेपर लेंगे, अगर एक टिश्यू पेपर लेंगे और उसमें हम एक गोली को रिफ्लेक्ट करेंगे, यानी कि हम एक गन फायर करेंगे और ये टिश्यू से वो रिफ्लेक्ट होके आपको वापस अगर लग जाता है, तो ये उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था। पॉसिबल तो नहीं होगा, बट अगर ये इस तरह से उन्होंने बताया कि अगर मैं आपके ऊपर फायर करती हूँ वो डायरेक्टली वापस फॉल बैक होके रीबाउंड होके मुझे लग जाता है, उस तरह से इस थर्ड पॉइंट को उन्होंने एक्सप्लेन किया था। ये था उसका डायग्राम जिसे कि आप लोगों को याद रखना है। अब ये क्यों हो रहा है, इस एंगल्स में वो डिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इस एक्सपेरिमेंट के एंड में क्या कंक्लूजन्स उन्होंने ड्रॉ किया था, एक्सपेरिमेंट हो गया, क्या रिजल्ट आया, क्या कंक्लूजन्स आया, वो देख ले हम लोग। Rutherford concluded from the alpha particle scattering experiment, इस एक्सपेरिमेंट को अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स जो है वो गोल्ड फॉयल में स्कैटर हो रहे हैं। क्या कंक्लूजन था, पहला कंक्लूजन देखते हैं। मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉयल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। हमने देखा कि जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या हो गए, आपके डायरेक्टली पास हो जा रहे थे। अल्फा पार्टिकल्स आपका जो गोल्ड फॉयल से डायरेक्टली पास हो रहे थे। पास क्यों हो पा रहे थे, क्योंकि उस जगह पे एम्प्टी स्पेस है। अगर कोई ऑब्जेक्ट उस जगह पे होगा या कोई पार्टिकल उस जगह पे होगा तो ही वो रिफ्लेक्ट हो पाएगा। कुछ भी पार्टिकल नहीं है, इसीलिए वो डायरेक्टली वहां से पास हो जा रहे थे। क्लियर, इसीलिए ज्यादातर जो स्पेस है वो क्या होगा, एम्प्टी स्पेस है इन द गोल्ड फॉयल। Very few particles were deflected from that path, indicating that the positive charge of the atom occupies very little space। यानी कि जो आपका गोल्ड फॉयल के अंदर जो पॉजिटिव आपका स्पेस होगा, यानी कि जो आपका पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो बहुत ही कम स्पेस लिए हैं, इसीलिए कुछ ऐसे आपके अल्फा पार्टिकल्स थे जो कि डिफ्लेक्ट हो रहे थे, वो जाके टकरा रहे थे किसी एक आपके चार्ज पार्टिकल से और वो वापस से आपका क्या हो रहे थे, रीबाउंड या फिर रिफ्लेक्ट हो रहे थे या डिफ्लेक्ट हो रहे थे। वो जो स्पेस है, वो जो आपके पार्टिकल्स ने जो स्पेस लिया है वो बहुत ही कम हो, ज्यादातर जो आपका स्पेस होगा वो क्या होगा, एम्प्टी होगा। अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वे डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री, जैसे कि बताया मैंने, ये आपका रीबाउंड होगा, यानी कि जिस एंगल से आया था उसी एंगल पे जाएगा, 180 डिग्री में वो रिफ्लेक्ट होगा।
indicating that all the positive charge and the mass of the gold foil were concentrated in a very small volume. ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो आपका पूरा एटम का जितना भी चार्ज होगा, जितना भी उसका मास होगा, जो भी उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो एक छोटे से जगह पे होगा जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। तो वो क्या होगा, एक ही जगह पे जो वॉल्यूम होगा वो कंसंट्रेट होगा एक ही पॉइंट पे, इसीलिए जब उस पॉइंट पे वो डायरेक्टली हिट करता है तो वो वापस से रीबाउंड उसे होना पड़ रहा है। तो उस जो पॉइंट को जहाँ पे सारा वॉल्यूम, सारा चार्ज जो है कंसंट्रेट होगा, उसे हम लोग एटम के का न्यूक्लियस बोलते हैं। उसी न्यूक्लियस के अंदर ही जितना भी चार्ज पार्टिकल होगा वो प्रेजेंट होगा, यानी कि इससे हम लोग को ये चीज समझ में आती है। फ्रॉम द डेटा ही ऑल्सो कैलकुलेटेड दैट द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज अबाउट 105 टाइम्स लेस देन द रेडियस ऑफ द एटम। यानी कि इस डेटा से उन्होंने क्या किया, जो आपका एटम का रेडियस होगा, यानी कि अगर ये एक एटम है, इसका जो रेडियस होगा वो कितना होगा, 105 डिग्री उससे ज्यादा होगा, मतलब 105 टाइम्स ज्यादा होगा उसके न्यूक्लियस के रेडियस से। यानी कि इसका जो रेडियस जितना होगा वो आपका 105 टाइम्स लेस होगा आपके एटम के रेडियस से। ये इसका न्यूक्लियस है। जो न्यूक्लियस होगा वो एटम के बीच में प्रेजेंट होगा। क्लियर? तो ये डेटा से उन्होंने ये सारी चीजें कंक्लूड की। ड्रॉबैक्स को जानने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे, जो कि है न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। यानी कि हमने जाना कि जो एटम है इसके अंदर उसका न्यूक्लियस है, तो अब इस न्यूक्लियस के प्रेजेंट होने के वजह से क्या चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट रुदरफोर्ड पुट फॉरवर्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम विच हैज द फॉलोइंग फीचर्स। उन्होंने एक और मॉडल जो है उन्होंने प्रपोज किया जिसका नाम है न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। इसके कुछ फीचर्स हैं, उनके क्या फीचर्स है वो देखते हैं। देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन द एटम। ये जो एटम है इसके बीच में एक पॉजिटिवली चार्ज आपका क्या है, पॉइंट है। ये क्या होगा, आपका जो न्यूक्लियस है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, पॉजिटिवली चार्ज है, जिसे हम लोग न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। नियरली ऑल द मास ऑफ द एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। जितना भी मास है उस एटम का वो इस पॉइंट पे जाके आपका बसा हुआ होगा, वो कहीं भी और नहीं होगा, वो उस पॉइंट पे सारा मास आपका कंसंट्रेटेड होगा। The electrons revolve around the nucleus in the circular path। यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करेंगे। जैसे कि आपका जो अर्थ होता है वो सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है, वैसे ही आपके न्यूक्लियस के चारों ओर जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपके रिवॉल्व होते हुए नजर आएंगे। ये क्या होंगे, घूमते होंगे एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में। क्लियर? The size of the nucleus is very small as compared to the size of the atom। ये जो न्यूक्लियस होगा, जैसे कि हमने पहले ही जाना कि जो न्यूक्लियस का रेडियस होगा वो बहुत ही छोटा होता है एटम के न्यूक्लियस से, तो इससे एटम के रेडियस से, तो इससे हम लोग ये चीज समझ सकते हैं जो न्यूक्लियस होगा, यानी कि ये जो न्यूक्लियस है ये बहुत ही छोटा होगा साइज में एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। तो ये थे कुछ पॉइंट्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ आपका एटम का। तो अब ड्रॉबैक्स को जान लेते हैं, इसी से रिलेटेड जो है इसके ड्रॉबैक्स भी होंगे। द रिवॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। ये जो मैंने बताया कि न्यूक्लियस के चारों ओर जो आपके इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व हो रहे हैं, ये जो आपका ओरिएंटेशन है ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, यानी कि अनस्टेबल है। एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड बी अंडरगो एक्सलरेशन। अब ये इसके चारों ओर अगर ये रिवॉल्व हो रहे हैं तो अगर वो मूव होंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या आपका एक्ट करेगा, एक्सलरेशन आपका एक्ट करेगा। ड्यूरिंग एक्सलरेशन चार्ज पार्टिकल वुड बी रेडिएट एनर्जी। अब जब एक्सलरेशन होगा यानी कि जो मूवमेंट होगा तो वहाँ पे एनर्जी भी रिलीज होगा। अब जब एनर्जी रिलीज हो रहा है तो वहाँ पे स्टेबिलिटी जो है वो काम नहीं करेगी। दस द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लॉस एनर्जी एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। अब जब वो रिवॉल्यूशन हो रहा है वहाँ पे एक्सलरेशन एक्ट कर रहा है, जब वो मूव करेगा एक्सलरेशन हो रहा है। अब एक्सलरेशन करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो उन जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मूव करते करते उनका एनर्जी जो होगा वो आपका क्या होगा, कम होने लगेगा, एनर्जी वो यूज्ड अप होने लगेगा। एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या होगा, वो एनर्जी जो है वो खत्म हो जाएगा और वो क्या करेंगे, ये जो आपके रिवॉल्व हो रहे थे उनकी एनर्जी जब खत्म हो जाएगी वो मूव करना बंद हो जाएगा और वो इस न्यूक्लियस में आके
गिर जाएंगे, फॉल हो जाएंगे। क्लियर? If this were so, the atom should be heavily unstable and the hence matter would not exist in the form that we know. अब अगर वो फॉल हो जाएंगे न्यूक्लियस में तो ये जो स्टेबल रहेगा, वो जो एटम जो होता है वो स्टेबल हम जिसे मानते हैं वो दैट इज नो लॉन्गर स्टेबल, वो स्टेबल नहीं रह पाएगा। स्टेबल नहीं रह पाएगा तो वो एग्जिस्ट नहीं हो पाएगा उस फॉर्म में, यानी कि जो मैटर के अंदर जो एटम्स होंगे उनमें जब ये अनस्टेबिलिटी होगी तो वो मैटर जिस तरह से हम उन्हें देखते हैं वो वैसे नहीं रह पाएंगे, यानी कि उनका एग्जिस्टेंस पे आपका क्वेश्चन उठने लगेगा। वी नो दैट द एटम्स आर क्वाइट स्टेबल, बट हम लोग जानते हैं कि एटम्स जो होते हैं वो बहुत ही स्टेबल होते हैं। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो भी हमें चीज़ें जानने को मिली उससे हम लोग ये कंक्लूड कर रहे हैं कि ये जो आपका ओरिएंटेशन, जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है आपके न्यूक्लियस के चारों ओर, उसके वजह से आपका एटम जो होगा वो अनस्टेबल होगा। दिस इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो इस ड्रॉबैक के वजह से ये जो आपका एक्सपेरिमेंट था ये भी आपका, उसमें भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ गई। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देंगे। नेक्स्ट क्लास में एक और साइंटिस्ट के एटम स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।